राहुल गांधी ने आज पूरे 183 दिनों के बाद लोकसभा में अपना भाषण दिया और यह भाषण लगभग 36 मिनट का था, 36 मिनट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भाषण शायद दिन में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आज दिन में भाषण दिया गया था। हो सकता है आप लोग बाहर रहे होंगे, अपने काम पर रहे होंगे, लेकिन आज इन 36 मिनटों में क्या हुआ उसका पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। और 36 मिनट का ये जो भाषण था, इस पूरे 36 मिनट के दौरान राहुल गांधी का चेहरा संसद टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ 15 मिनट और 37 सेकंड तक रहा, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकायत है। यानी राहुल गांधी आज लोकसभा में 36 मिनट तक बोले, लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तब संसद टीवी पर उनका चेहरा सिर्फ 15 मिनट 37 सेकंड तक ही दिखाई दिया, और बाकी के 21 मिनट उनके भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही नजर आ रहे थे। और कांग्रेस पार्टी का ऐसा आरोप है कि सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान लोकसभा में कम से कम दिखाई दें, और उनका ये जो भाषण है ये फ्लॉप हो जाए और ये भाषण प्रभावशाली ना दिखाई दे, ना सुनाई दे। ये एक नई तरह की राजनीति का टूल देखने को मिला है, जो अब तक सिर्फ टेलीविजन के रियलिटी शोज में ही दिखाई देता था। आपने बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज देखे होंगे जिनमें जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं वो अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें टीवी पर जानबूझकर कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है ताकि लोगों को वो कम दिखें और उनके बारे में कम बात हो। और अब यही लोकसभा में भी हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसके पीछे मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के आरोप को अगर हम सही माने तो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रियलिटी शो का, किसी टेलीविजन पर आने वाले रियलिटी शो का स्टूडियो है, और उसमें सबके अंदर, सब नेताओं में यह होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आज जब राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया तो उनका यह भाषण 54 मिनट का था, लेकिन इस दौरान स्मृति ईरानी का स्क्रीन टाइम, यानी जितने समय वो टीवी पर दिखाई दी, वो समय था 50 मिनट से भी ज्यादा। यानी स्मृति ईरानी को तो 54 मिनट के भाषण में 50 मिनट तक स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन राहुल गांधी को उनके 36 मिनट के भाषण में सिर्फ 15 मिनट तक ही टीवी के स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन 54 मिनट के भाषण में स्मृति ईरानी 50 मिनट तक स्क्रीन पर नॉन स्टॉप दिखाई दी। और अब राजनीति के इसी कम और ज्यादा वाली मुंह दिखाई पर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि सब नेता अपना अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। हर नेता यह चाहता है कि उसका चेहरा ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर नजर आए, और आज भी लोकसभा में उन्होंने सांसदों को एक ऐसी ही फ्लाइंग किस दे दी, और उसके बाद इस फ्लाइंग किस पर लगातार कंट्रोवर्सी हो गई और विवाद हो गया। फ्लाइंग किस देने के बाद आज राहुल गांधी लोकसभा में एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं, और वो भाषण खत्म होते ही लोकसभा से बाहर चले गए, और इसके बाद की कार्यवाही में वो लोकसभा में मौजूद नहीं रहे। लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी फ्लाइंग किस पर काफी हंगामा हुआ, और भाषण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। अब आखिर में आप राहुल गांधी के इस भाषण को कैसे देखते हैं? पूरा भाषण हमने आपको, जो उसके महत्वपूर्ण अंश थे वो हमने आपको दिखाए और बताया कि राहुल गांधी ने ईमानदारी से अपने दिल की बात कही, आम आदमी की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनके भाषण का सबसे सटीक विश्लेषण, एक ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण हमने आज करने की कोशिश की है, और आपको हमने बताया कि इस पूरे भाषण के हाइलाइट्स क्या हैं। बीजेपी वालों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, और कांग्रेस वालों को भी अगर बुरा लगा हो तो उनसे भी माफी चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा। अब इसके बाद आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के इस भाषण का जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन यह जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 13 बार लॉन्च किया गया, और वो हर बार फेल हुए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने का ये जो आइडिया दिया, उस पर अमित शाह ने कहा कि जो दिवालिया कंपनी होती हैं वही अपना नाम बदलती है। आखिर में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि संसद, अगर आज आप आजकल देखें
तो संसद एक टीवी स्टूडियो जैसी बन गई है, जिसमें नेता एक कंटेंट क्रिएटर की तरह आते हैं। और जब आप नेताओं को सुनते हैं संसद में, तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक टीवी स्टूडियो में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, डिजिटल वीडियो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, और वो आपके सामने कंटेंट पेश कर रहे हैं, जिसमें इमोशंस भी हैं, जिसमें आक्रमण भी है, जिसमें कॉमेडी भी है, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कई बार इस दौरान ओवर एक्टिंग भी हो जाती है, और नेताओं को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वो जितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे, उन्हें उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतनी ज़्यादा तालियां मिलेंगी। और ये दुर्भाग्य है कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बहस चल रही है, उसमें देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आम जनता के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है कि टीवी पर किसको कितना एयर टाइम मिल रहा है, किसकी फोटो टीवी पर आई और किसकी फोटो टीवी पर नहीं आई, इस पर विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके बीच में अक्सर ये राजनीति चलती है जब वो एक फिल्म में काम करते हैं कि किसी के ज्यादा डायलॉग हो जाते हैं तो दूसरा एक्टर बुरा मान जाता है। आप याद कीजिए, जब बहुत पहले एक सौदागर फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ थे, और उन दोनों बड़े स्टार्स का झगड़ा इस बात पर होता था कि किसी को भी एक्स्ट्रा सीन नहीं मिलना चाहिए और किसी को भी एक्स्ट्रा ज्यादा डायलॉग नहीं मिलना चाहिए, दोनों को बराबरी का डायलॉग मिलना चाहिए और स्क्रीन पर जो स्पेस है वो बराबरी पर मिलना चाहिए। सारे बड़े एक्टर्स के बीच में इसी तरह की राजनीति होती है। जो लूप होल्स हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया जाए कि वो मणिपुर पर कोई ना कोई बयान दें। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको हम बताते हैं कि इस लड़ाई में एनडीए और इंडिया की इस जंग को आप कैसे आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। ये आंकड़े हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। वर्ष 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब एनडीए में कुल मिलाकर 19 पार्टियां थी और यूपीए में तब 18 पार्टियां थी। ये आप देख लीजिए, ये हमने आपको सारे सिनेरियोज बनाकर दिए हैं। देखिए, गठबंधन में 2019 में एनडीए में 19 पार्टियां थी और यूपीए में 18 पार्टियां थी। अब 2023 में देखिए, ये एनडीए 19 से सीधा ऊपर जाकर एनडीए में 38 पार्टियां हो गई हैं और यूपीए में भी 18 से बढ़कर अब 26 पार्टियां हो गई हैं। एक बड़ा अंतर यह है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में एनडीए के पास लोकसभा के कुल मिलाकर 352 सांसद थे और उसका वोट शेयर था 45%, जबकि यूपीए के पास तब लोकसभा में सिर्फ 91 सांसद थे और उसका वोट शेयर था सिर्फ 27%। वोट शेयर आप देख लीजिए, जो मैं आपको अभी बता रहा था। 2019 में यूपीए का वोट शेयर था 27%, अब बढ़कर हो चुका है 37%। एनडीए का था 45%, अब घटकर हो चुका है 43%। लेकिन अब यूपीए के इंडिया बनने के बाद ये आंकड़े बदल गए हैं। अब इंडिया के पास लोकसभा में 91 नहीं बल्कि 144 सांसद हो गए हैं। ये मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूं कि जब से ये इंडिया बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, तब से रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हुआ है और तब से क्या फर्क आया है। तो जब यूपीए हुआ करता था तो आपने देखा होगा तब उनके पास 91 सीटें थी, लेकिन अब इंडिया जब आया है तो अब ये सीटें बढ़कर 144 हो गई हैं। इसी प्रकार से पहले एनडीए में 2019 में 352 सीटें थी, लेकिन अब जो एनडीए बना है इस बार, उसकी सीटें घटकर 335 रह गई हैं। इस सब में आपको क्या नजर आएगा? जो इंडिया है यानी जो यूपीए है वो ऊपर जा रहा है और एनडीए जो है या तो वो स्थिर है या नीचे जा रहा है। देखिए, यहां एनडीए नीचे जा रहा है, यहां एनडीए लगभग स्थिर है, लेकिन यहां भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। और यहां पर जो संख्या है वो जरूर एनडीए की बड़ी है, 19 से 38 ये संख्या हो गई है। इसके अलावा एनडीए का जो वोट शेयर है, जो मैं आपको बता चुका हूं, 43% है और जो सीटें हैं वो दोनों की क्या है वो भी आपको बताया। पहले एनडीए और यूपीए के बीच 18% वोटों का अंतर था। ये आप ध्यान से सुनिएगा, पहले इन दोनों के बीच, यूपीए और एनडीए के बीच 18% वोटों का अंतर था, लेकिन अब जब से इंडिया बना है अब यह अंतर कम होकर सिर्फ 6% का रह गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब यह अंतर 6% का रह गया है। हालांकि 6% का अंतर भी मामूली नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन अंतर अब कम हो चुका है।
एनडीए के पास इस समय 25 करोड़ 90 लाख वोट हैं, जो सारे एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके वोट मिला लिए जाएं तो। और इंडिया में जितने भी गठबंधन हैं उनके पास अभी 22 करोड़ 90 लाख वोट हैं। देखिए आप, ये इंडिया की टीम है आपके सामने। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आईपीएल का कोई मैच हो रहा है। ये इंडिया की टीम है, इसमें जितने भी 26 दल हैं उन सबके वोटों को अगर जोड़ लें तो वो आते हैं 22.9 करोड़, लगभग 23 करोड़ और 144 सीटें। अगर आप इस टीम की तरफ जाएंगे, ये एनडीए की टीम है, इसके पास है लगभग 26 करोड़ वोट और 332 सीटें। ये अभी दोनों के बीच में अंतर है। और यहां अंतर आप देखिए, सीटों में अंतर है 188 सीटों का दोनों के बीच में, और कुल वोटों की संख्या अगर देखें तो आज भी दोनों के बीच में 3 करोड़ वोटों का अंतर है। एनडीए के पास 335 सीटें, इंडिया के पास 144 सीटें, और इस तरह एनडीए के पास अभी लोकसभा में 188 सीटें ज्यादा हैं। हालांकि राज्य स्तर पर एनडीए के मुकाबले इंडिया का पलड़ा भारी है। अगर आप विधानसभा में जाएं, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया के पास इस समय 1793 विधायक हैं, 1793, और 26 करोड़ 80 लाख वोट हैं। यह विधानसभा की बात कर रहा हूं। जबकि एनडीए के में जो दल हैं उनके पास 1704 विधायक हैं और 23 करोड़ 20 लाख वोट हैं। राज्यों में स्थिति आप देख लीजिए। राज्यों में अगर आप स्थिति देखेंगे तो इंडिया की स्थिति बेहतर दिखती है, क्योंकि इंडिया के पास 1793 विधायक हैं और 26.8 करोड़ वोट हैं। एनडीए की स्थिति कमजोर है, 1704 विधायक हैं और 23.2 करोड़ वोट हैं। तो अगर विधानसभा में, राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा डीप है। इंडिया आगे है और एनडीए राज्यों में पीछे है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय राजनीति से इंडिया के पास एनडीए से 3 करोड़ 60 लाख वोट ज्यादा है। जबकि जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लोकसभा में एनडीए के पास 3 करोड़ वोट ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो 1 या 2 राज्यों तक सीमित हैं, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एनडीए और इंडिया में एक और बड़ा अंतर है, और वो अंतर है उनके इंजन का। एनडीए में 38 दल जरूर हैं, लेकिन एनडीए अभी सिर्फ एक इंजन के जरिए चल रहा है। उसका सबसे शक्तिशाली इंजन है जिसका नाम है बीजेपी।